लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हम द्वारका में स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में और मेरे साथ यहां मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धांत त्रिहान। आज हम दिल से इनका इंटरव्यू करेंगे। दिल के डॉक्टर हैं और दिल के संबंधित बीमारियों के बारे में इनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे आप तक आपके प्रश्न का उत्तर पहुँच सके। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्ते डॉक्टर साहब, जिस तरह से सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों का मौसम है, तो जो दिल के मरीज़ हैं वो कैसे अपना ध्यान रखें, ये सबसे अहम सवाल है और मैं सबसे पहले इसीलिए पूछ रहा हूँ। देखो, सर्दियों के अंदर जैसे ठंड होती है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग ज़्यादातर अपने घर में रहते हैं, अपना डेली एक्टिविटी जो एक्सरसाइज वगैरह वो सब छोड़ देते हैं और सर्दी के रिलेटेड ही लोगों के अंदर रात को सोना ज़्यादा, खर्राटे ज़्यादा मारना, इन सब चीज़ों से लेके बीपी बढ़ जाना और साथ में ठंड से रिलेटेड कुछ खून के अंदर गाढ़ापन भी अपने आप आता है, जिसकी वजह से हार्ट की समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। तो इसमें जो इंसान हार्ट का मरीज़ है और लेट से कि वो ब्लड थिनर्स ले रहा है, तो उसको तो बिल्कुल ही अपने ब्लड थिनर्स नहीं छोड़ने चाहिए। एक भी दिन अगर वो छोड़ते तो वो अननेसेसरली अपने ऊपर रिस्क इन्वाइट कर रहे हैं। और जो लोग जिनको भी हार्ट की डिजीज़ नहीं है बट लेट से उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, शुगर, बीपी वगैरह, तो उनको इन चीज़ों को अपना थोड़ा सा और अच्छे से काबू में रखना चाहिए और अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। मेक श्योर कि आप अपना डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपना खाने पीने पे थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उन चेंजेस का असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है हमारे दिल के ऊपर। डॉक्टर साहब, खान पान की अगर बात करें तो इस मौसम में क्या कुछ खान पान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मानते नहीं हैं, ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, ये चीज़ अगर आप हार्ट के रिलेटेड पूछें तो मोस्टली हमेशा एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो आपकी एक्टिविटी के हिसाब से उचित होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर किसी इंसान का बहुत ही सेडेंट्री या बहुत ही आराम वाला उनका लाइफस्टाइल है तो उनको करीब 1800 कैलोरीज़ के आसपास लेनी चाहिए। किसी का थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल, उनको 2200-2300 कैलोरीज़ के आसपास लेनी चाहिए। तो हमें अपना टेक्निकली कैलोरीज़ मीट करना है और कैलोरीज़ मीट करते वक्त हमें सिंपल शुगर्स और फैट्स थोड़े से अवॉइड करने हैं। सिंपल शुगर का मतलब जो चीनी या मीठी चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा हम इसमें कम रखेंगे। जो हमारे फैट्स हैं वो भी खासकर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनको हम थोड़ा सा कम करेंगे। अगर इन चीज़ों को हम थोड़ा सा प्रिवेंट करते हैं तो बेहतर रहता है कि हमारे दिल के अंदर कोलेस्ट्रॉल, शुगर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी अगर आप ठंड में आइसक्रीम वगैरह पूछ रहे हो तो देखो, अगर हम ठंड में कभी भी ऐसी ठंडी चीज़ लेते हैं तो उसका एक्चुअली देखा जाए तो ठंड के अंदर वायरस कम होते हैं, ठीक है, बट ठंड के अंदर साथ साथ हमारे शरीर की जो अंदर की लाइनिंग होती है, इसके ऊपर जो इम्यूनिटी होती है वो भी वीक हो जाती है। तो चाहे भले वायरस हमारे ओवरऑल कम हो, पर क्योंकि हमारी शरीर की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा गिर जाती है उसकी वजह से कीटाणु का असर और हमारे को इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो अगर हम डायरेक्टली ठंडा पानी पी रहे हैं, ठंडी आइसक्रीमें खा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली अपने जो गले के अंदर की जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसी को ही कमज़ोर बनाएंगे तो फिर। अच्छा, आपने बात की डॉक्टर साहब, वर्कआउट करना चाहिए, खान पान अच्छा रखना चाहिए, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि वर्कआउट के समय पर ही हार्ट अटैक भी आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? देखो, वर्कआउट के टाइम पे जो अटैक हो रहा है वो उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो लोग जो वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फर्स्टली वो लोग प्रॉपर एथलीट्स नहीं है। अगर मैं मान लो पूरे साल के 10 महीने कुछ नहीं कर रहा और अचानक मेरे को लगता है कि 2 महीने में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करूँगा, तो मेरी बॉडी अभी उसके लिए तैयार नहीं है। एंड अगर मैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा तो हमारे हार्ट के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो उसकी वजह से कुछ इश्यूज़ होते हैं। बट इनमें भी, वर्कआउट में भी, जो ये सारी जो हम देख रहे हैं आजकल की यंग लोगों को वर्कआउट करते हुए अचानक सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या अचानक कलैप्स कर जाते हैं और अचानक मर जाते हैं, इसमें एक तो ये पार्ट है जो मैंने बोला, बट इसमें एक और पार्ट ये भी है कि ये जो जवान लोग हैं ये काफ़ी बार कुछ इस प्रकार के सप्लीमेंट्स पे होते हैं जिसके अंदर खून गाढ़ा होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। और साथ में सप्लीमेंट्स में खासकर ये जो प्रोटीन वगैरह जो लोग लेते हैं, और काफ़ी लोग ये स्मोकर्स भी होते हैं, तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से खून गाढ़ा होता है और सडन हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो मोस्टली इन्हीं चीज़ों से होता है। अदरवाइज़ अगर एक इंसान जो एथलीट है, जिसको पूरे साल अपनी एक्सरसाइज और एक्टिविटी करने की मतलब उनकी आदत है और उनकी बॉडी इस चीज़ के लिए तैयार है, इन लोगों में ऐसे कभी कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट इनका हार्ट तो मच हेल्दियर होता है कंपेयर टू एक आम इंसान के।
तो डॉक्टर साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि ओवर एक्सरसाइज से भी हार्ट अटैक हो सकता है, और यही हुआ था इंडियन कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के साथ भी। और अगर सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी ना लें। डॉक्टर त्रिहान, जिस तरह से हम हार्ट अटैक की बातचीत कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक से पहले की मनोदशा क्या होती है, क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं, और क्या स्थिति होती है जब तुरंत एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एक मरीज़ को? एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है, जिस दिन इंसान को अटैक आता है उससे उनको 3-4 दिन पहले से बार बार दर्द उठता है। जो दर्द उठता है चले जाता है, उठता है चले जाता है, और फिर अचानक से एकदम वो दर्द बहुत ज़्यादा उठता है। तो ये जो चीज़ आपको हो रही है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, ये जो पहले 2-3 दिन में जो चल रहा होता है ना, उसमें जाते हैं किसी छोटे डॉक्टर का, वो कहते हैं गैस की गोली ले लो। गैस की गोली ले ली, वो अपने आप ठीक हो गया। उसने तो अपने आप खैर ठीक होना ही था, पर उनको लगता है ये गैस की गोली से आराम हो गया। हम इस पॉइंट पे अगर एक भी ईसीजी करेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों को हम बहुत अर्ली पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो है कि मेजर अटैक के टाइम पे। और अगर मान लो कुछ और इंसान है जिसको लेट से आज तक कभी हार्ट की कोई बीमारी नहीं थी, अब मान लो इस इंसान को कोई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई 55-60 साल के थोड़े से ओबीज या मोटे इंसान हैं जिनको शुगर की भी तकलीफ़ है, बीपी की भी तकलीफ़ है। मान लो अभी तक बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, बट अब उन्होंने नोटिस किया कि मान लो 2 सीढ़ियाँ चढ़ने पे उनका अचानक सांस फूलने लग गया, या मान लो 100-200 कदम जाने पे उनको हल्का सा छाती में भारीपन आया। तो इस प्रकार के सिम्टम्स जब भी आने शुरू होते हैं तो हमें इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बड़ी बार क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं आप ना अपना थोड़ा या तो एक स्ट्रेस टेस्ट कराओ, या कभी कभी हम कहते हैं कि अगर मान लो हमें रिस्क ज़्यादा लग रहा है तो हम कहते हैं कि एंजियोग्राम करा लो। तो मन में ऐसी चीज़ हो रही थी कि अरे हम तो बिल्कुल ठीक थे, कि इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई। एंड कमाल की बात यह है कि मेरे को ये पिछले 6-7 साल के जो हार्ट के साथ जो करियर में मैं कम से कम 500-600 ऐसे पेशेंट्स देख चुका हूँ जिन्होंने मेरे को आके मना किया। वो गए 3 दिन के बाद मेजर अटैक लेके वापस आए। अब क्या है कि ये तो हम सबको पता है, परहेज इलाज से बेहतर होता है। एक बार हार्ट अटैक हो गया फिर तो आपके हार्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा मरा ही है। अब आपका अगर हार्ट का कुछ हिस्सा मर गया तो अब हम बीमारी के पीछे हो गए। अगर हमने इन चीज़ों को पहले एड्रेस किया या हमने इनके ऊपर पहले कुछ एक्शन लिया तो हम फिर भी बीमारी के आगे हैं ना। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। डॉक्टर साहब, हम बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते हैं और उनके सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं। एक पेशेंट मेरा जानकार है, लगभग 27 साल उसकी उम्र होगी। उसको पॉटी के रास्ते ब्लड आया, उसने सोचा पाइल्स है, उसने चेक कराया, पाइल्स नहीं था। डॉक्टर ने टेस्ट लिखे तो टेस्ट में आया कि दिल की एक नस कमज़ोर हो गई है उसकी, इस वजह से घबराहट रहती है और वो ब्लड भी आया। तो क्या ये संभव है, ऐसा होता है? मेरे एक्सपीरियंस में पॉसिबल नहीं है, नहीं। अनलेस कि मान लो उसको किसी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से उसको या तो ब्लड थिनर्स दिए हों या किसी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से उनके अंदर इस प्रकार की टेंडेंसी हो कि दिल के अंदर खून का थक्का जम सकता है। और अगर मान लो वो दिल का खून का थक्का वहाँ से उड़ के सीधा कहीं किसी हिसाब से वो आंत की नाड़ी पे चला गया, जहाँ पे उसने आंत को जला के अंदर से एक अल्सर बना दिया, तो इस प्रकार की चीज़ संभव है। और कुछ लोगों के अंदर अदर क्या कहते हैं नाड़ियों की बीमारी होती है जिसको हम आर्टराइटिस कहते हैं। उस आर्टराइटिस के अंदर हमारे पूरे शरीर की बड़ी सारी नाड़ियाँ इन्वॉल्व होती हैं। जैसे हमारे जो एओर्टा, जो हमारी सबसे मेजर नाड़ी होती है जो हार्ट से निकलती है और पूरे शरीर को खून देती है, उस आर्टरी के अंदर थोड़ा सिकुड़ जाती है और उसकी ब्रांचेस में भी ऐसे सिकुड़न आ जाती है। और अगर हम और दूर दूर जाएं तो उनके अंदर भी सिकुड़न आ जाती है। तो अगर मान लो इस प्रकार की कोई सिकुड़न है जिससे कि किसी इलाके में खून नहीं पहुंच रहा और वो जल जा रहा है, मतलब वो उस एरिया की मौत हो जाए और वहाँ की जो बाउंड्री है वो अपने आप को नहीं बना पा रही, तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। बट अदरवाइज ऐसे सोचना शायद पॉसिबल। नॉर्मल सिम्टम जो है वो पेन होगा चेस्ट में, लेकिन पेन को भी कुछ लोग गैस समझ लेते हैं। तो गैस में और दिल के पेन में क्या फ़र्क है? एक्चुअली क्या है कि काफ़ी बार पेशेंट्स को सिर्फ गैस का ही पेन होता है, क्योंकि हार्ट का जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो डायफ्राम पे पड़ा होता है और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे पेट होता है जी। तो जो नसें पेट को सप्लाई कर रही हैं वही नसें दिल के भी उस इलाके को सप्लाई कर रही होती हैं, जिसकी वजह से अगर उस इलाके में कोई तकलीफ़ होती है तो लोगों को बहुत बार वहीं पे ही जलन होती है, पेट के ये जो पेट के ऊपर वाला या छाती के बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे, और उनको गैस्ट्राइटिस जैसी फीलिंग होती है। ये हो गया कि मतलब अटैक वाले में। बट बहुत सारे लोगों को अदरवाइज भी, जैसे शुगर के लोग हो गए या बूढ़े हो गए या औरतें हो गई, इनके अंदर सिम्टम ही सिर्फ हार्ट का यही होता है कि पेट में जलन। इनमें ज़रूरी नहीं कि टिपिकल चले छाती में दर्द हुआ, जकड़न जैसा दर्द हुआ, पसीना आया, बाएं हाथ में दर्द हुआ, ये सब में ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मैं काफ़ी समय पूछना भी चाह रहा था किसी कार्डियोलॉजिस्ट से,
दिल तो महिला के पास भी होता है, पुरुष के पास भी होता है। पुरुष को ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आता है, महिलाओं को कम क्यों? ये एक अगर मतलब हमारे फील्ड में किसी से भी आप पूछोगे, हमारे सेकेंड ईयर में हम सब पैथोलॉजी पढ़ते हैं। पैथोलॉजी में जब हम हार्ट अटैक की क्रिया पढ़ते हैं कि होता कैसे, उसमें किताब में दिया हुआ है कि वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज़ इज़ मेल जेनेटिक्स। तो डेफिनेटली मेल्स के अंदर क्योंकि टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन का एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है विद नाड़ियों के अंदर चर्बी जमा होने से। तो क्योंकि उनके अंदर होता है तो उसकी वजह से उनमें अटैक ज़्यादा होता है। दूसरा, मर्दों के अंदर सारी प्रॉब्लम, बीपी ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होता है, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो ये ऐड अप करके उनके अंदर और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। पर एक और चीज़ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और वो है, जैसे हम कहते हैं कि पुरुषों में होता है, पुरुषों में जितना हाई रिस्क होता है उतना ही हाई रिस्क एक पोस्ट मीनोपॉजल डायबिटिक औरत में होता है। मतलब जो महीने बंद होने के बाद शुगर की औरत में उतना ही रिस्क है जितना उनके बराबर एक पुरुष में है। जिसको मान लो बीपी जिनका दोनों का अगर बराबर है, कोई दोनों के अंदर स्मोकिंग की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई दोनों में अगर मान लो फैमिली की हिस्ट्री नहीं है, तो ये दो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसलिए हम एज कार्डियोलॉजिस्ट एंड खासकर कुछ लोगों को जिनको इनके बारे में थोड़ा आइडिया होता है, हम कहते हैं पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल इज़ एज डेंजरस एज अ मेल। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में अगर कोई आपसे कंसल्ट करना चाहे, जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, तो किस वक्त आपसे मिल सकते हैं और यहाँ क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में? हाँ, तो मैं यहाँ पर एक कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं डॉक्टर विजय त्रेहन के साथ काम कर रहा हूँ। डॉक्टर त्रेहन के साथ और हम साथ में एज मच एज़ पॉसिबल दिल के रिलेटेड और नाड़ियों के रिलेटेड हम सब कुछ ही करते हैं। चाहे वो खून की नाड़ियों की स्टेंटिंग हो जो दिल की होती है, चाहे वो वाल्व को बलून से खोलना हो, चाहे वो जो ब्रेन को खून की नाड़ी जा रही है उसको खोलना हो, चाहे गुर्दे की नाड़ी की स्टेंटिंग करनी हो, चाहे पैर की नाड़ी की करनी हो, चाहे हार्ट के अंदर शॉर्ट सर्किट के लिए हमें उसको जलाना हो, चाहे बच्चे के दिल में छेद है या किसी बड़े के दिल में छेद है, चाहे उसका इलाज करना हो। तो ये सारे के सारे हम इलाज कर रहे हैं एंड हम कंफर्टेबली कर रहे हैं। और ख़ासकर हम कॉम्प्लेक्स केसेस में ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे केसेस जो ऐसे होते हैं जो रेफ़र होके आते हैं। जैसे कि किसी ने मतलब पेशेंट गया कार्डियोलॉजिस्ट, उसने कहा कि ये बहुत कठिन है, हम नहीं कर सकते। वो आप सर्जन के आ जाओ, सर्जन ने कहा कि आपकी स्थिति इतनी नहीं है कि आप सर्जरी झेल पाओ, तो अब इस बेचारे का कौन है? ये फिर घूम फिर के आता है हमारे पास कि हमारे लिए आप थोड़ा करो। और रही बात कि हम कब अवेलेबल होते हैं, तो इधर पंजाब ये महाराजा अग्रसेन द्वारका हॉस्पिटल में वेडनेसडे और थर्सडे को हम अवेलेबल होते हैं। ओपीडी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और बाकी दिन महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में हम रोज़ अवेलेबल होते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। एंड एमरजेंसीज़ के लिए तो डेफिनेटली अवेलेबल होगा। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे मेरे साथ डॉक्टर सिद्धांत त्रिहान, जिन्होंने बहुत कुछ बताया दिल की बीमारियों के बारे में। और इनकी अच्छी बात ये है कि मेरा एक सवाल पूछने पर ये 4 सवालों के जवाब अपने आप दे देते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू काफ़ी इफेक्टिव है और आपके काम आएगा भविष्य में भी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।